हाँ भाई, केचुए में आपको आज पढ़ाया जाएगा जनन तंत्र और जीवन व्रत। ठीक है, तो जितना हिस्सा आज हो जाएगा उतना देखते हैं, बाकी बात की बात। आप जानते हैं केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन उसमें जनन कैसे होता है, केचुए बनते कैसे हैं, ये देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। इसका मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट, यानी कि नर और मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं। द्विलिंगी होते हुए भी आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, पर निषेचन होता है, यानी कि स्व निषेचन नहीं होता है। कारण क्या उसका, आगे लिखा हुआ है पुम पूर्व पक्वन। इसका मतलब होता है कि केचुए के शरीर में नर जननांग पहले विकसित होते हैं और मादा बाद में विकसित होते हैं, यानी कि शुक्राणु पहले बनते हैं, अंडाणु बाद में बनते हैं। जब एक चीज पहले बन जाएगी और वो एक बाद में बनेगी तो उसमें स्वनिषेचन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि केचुए में नर जननांग मादा जननांगों से पहले बनती है। अब देखिए आप आगे लिखा हुआ है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र केचुए में कौन कौन से होते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है नंबर 1 वृषण और वृषण कोश, फिर लिखा है नंबर 2 शुक्राशय, नंबर 3 शुक्र वाहिनियां, नंबर 4 प्रोस्टेट ग्रंथियां या प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो आप इधर डायग्राम में देख रहे हैं सांकेतिक चित्र है, जिसमें केवल और आपको नर जननांग ही दिखाई दे रहे हैं, मादा जननांग को उसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक है, जबकि होते इसी में ही है लेकिन उनको दिखाया नहीं गया है। तो आपको समझाने के लिए हमने केवल नर जननांग ही बनाए हैं। तो नर जननांग देख रहे हैं आप 10वें 11वें 12वें खंडों में जो है वो मुख्य जननांग है। 10वें तथा 11वें खंडों में आमाशय के अधर तल की ओर एक एक बड़े द्विपालित थैलीनुमा वृषण कोश होते हैं, जिसमें उसकी अगली दीवार की तरफ 2 वृषण लटके रहते हैं, यानी कि दोनों खंडों में एक ही जोड़ियां होती हैं। आप हरे रंग की जो देख रहे हैं रचना बनी हुई है इस चित्र में, ये क्या बनी हुई है, वृषण बने हुए हैं ये। ठीक है, 11वें और 12वें खंडों में आमाशय के साइड में एक एक जोड़ी बड़ी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं शुक्राशय की लाल वाले बने हुए जो ये है शुक्राशय। ठीक है, ये शुक्राशय होते हैं, ये 11वें खंड के शुक्राशय छोटे और उसी के खंड के वृषण कोश में होते हैं। प्रत्येक वृषण कोश एक जोड़ी छोटी नलिका द्वारा अपने खंडों के पीछे वाले खंड में स्थित किसमें शुक्राशयों में खुलते हैं। देख रहे हैं आप छोटी छोटी नलिका बनी हुई है और ये बनी हुई दिख रहे हैं, उसमें खुल रहे हैं ये। प्रत्येक वृषण कोश में वृषण के ठीक पीछे क्या होती है, रोमावी शुक्र मुखिका, ये लिखा हुआ है, ये बनी हुई है, ये होती है इनमें। फिर आप देखिए आगे, प्रत्येक शुक्राणु यानी कि रोमावी शुक्र मुखिका पीछे एक संक्री नलिका में खुल रही है, जैसे जो कि देवती के अधर तल से चिपकी होती है और पीछे क्यों दौड़ रही है, देखिए ये यहां से ये दौड़ रही है, ये वाली इसके पीछे आ रही है ये, और ये वाली ये आ रही है, मतलब ये इसकी और इसकी दोनों संग चल रही है ये नलिकाएं, पीछे की ओर बढ़ती रहती हैं और परस्पर सटी रहती हैं, यानी कि 2 शुक्र वाहिनियां दौड़ रही हैं। पीछे 18वें खंड में प्रत्येक ओर की दोनों शुक्र वाहिनियां एक प्रोस्टेट नलिका, ये ग्रंथि दिख रहे हो ये वाली, इससे एक नलिका निकलती है, तो एक नलिका इसकी और 2 नलिका ये वाली मिलकर 3 नलिकाएं खुलती है इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप, लिखा है नर जनन, संयुक्त नर जनन नलिकाएं लिखा हुआ है, जो संयुक्त नर जनन नलिकाएं लिखा है, इसके अंदर
2 शुक्रवाहिनियां और एक प्रोस्टेट नलिका सामूहिक रूप से खुल रही हैं। तो 18वें खंड में प्रत्येक ओर की 2 शुक्रवाहिनियां और एक प्रोस्टेट नलिका इस संपर्क में आती हैं तथा तीनों नलिकाएं एक ही मांसल सह आवरण में बंद होकर एक छोटी व मोटी नर सहजनन नाल या संयुक्त नर जनन नलिका में खुलती हैं, जो कि 18वें खंड के अधर तल पर नर जनन छिद्रों द्वारा बाहर खुलती हैं। अलग अलग छिद्र होते हैं ये दोनों। अब देखिए आप आगे नंबर 4 है प्रोस्टेट ग्रंथि, गुलाबी रंग की बनी हुई है ये। प्रत्येक ओर की प्रोस्टेट नलिका एक बड़ी असममित यानी टेढ़ी मेढ़ी चपटी प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलती है। ये ग्रंथियां आंत के नीचे दोनों ओर एक 16वें खंड से लेकर के 20वें 21वें खंड तक फैली होती हैं। प्रत्येक ग्रंथि में ग्रंथिल कोशिकाओं के कई पिंड होते हैं, जिनसे एक द्रव निकलता है जो क्या करता है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, रिसर्च चल रही है, ठीक है। खैर मतलब फिर भी ये नरजनन पदार्थ बनाता है जो शुक्राणुओं को एक प्रकार से तैरने के लिए माध्यम प्रदान करता है। शुक्राशय होता है, शुक्राशय ये बने हुए थैली जो शुक्राशय अंतराखंडीय पट्टियों से तथा वृषण कोश देहगुह्य उपकला से बनते हैं। ठीक है। अब होता क्या है आगे, जो वृषण होते हैं ये उंगली की तरह ऐसे उभार देख रहे हो उस तरह से दिखाई दे रहे हैं ये। इनसे गोल इस पर बैठे गोनियां टूट कर वृषण कोश में गिरती हैं और यहां से ये पहुंचती हैं शुक्राशय में, जहां पर क्या होता है शुक्राणु जनन, यानी कि इनका क्या होता है परिपक्वन। फिर इनमें पूंछ का निर्माण होता है और ये जो है पूर्ण विकसित शुक्राणु बनकर तैयार होते हैं और वापस लौट कर आते हैं और फिर शुक्र वाहिनी में होते हुए आते हैं नरजनन छिद्र से कहां पर निषेचन के लिए या मैथुन के लिए। तो ये तो हो गई आपकी बात इसकी नरजनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र के बारे में बात बाद में की जाएगी।